साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर सिर्फ एक सुपर पावर का कंट्रोल था और वो था अमेरिका। अमेरिका ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिलकर ऐसे नियम बनाए थे जिससे वो दुनिया का सारा बिजनेस, ऑयल प्राइसेस और देशों के बैंक अकाउंट सब कुछ अपनी करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर में करवाता था। लेकिन इस सिस्टम को बदलने के लिए साल 2006 में एक नई शुरुआत हुई, जब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना के विदेश मंत्रियों ने आपस में मिलकर एक संगठन बनाने का फैसला किया और इसके बाद साल 2009 में इस संगठन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन हुआ। लेकिन फिर साल 2010 में साउथ अफ्रीका के आने के बाद यह ब्रिक्स नाम का संगठन बना। शुरुआत में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इस ग्रुप को पूरी तरह इग्नोर किया और इसे महज एक साधारण मीटिंग समझा। लेकिन आज ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का वह ग्रुप है जो वैश्विक मामलों में वेस्टर्न कंट्रीज़ के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। और कागजों पर यह राष्ट्र इतने शक्तिशाली हैं कि जहाँ 1995 में जब G7 देशों की PPP GDP $17 ट्रिलियन थी, तब ब्रिक्स सिर्फ $10 ट्रिलियन पर था। लेकिन वहीं आज जब G7 की PPP GDP $62.28 ट्रिलियन है, वहीं ब्रिक्स देशों की संयुक्त PPP GDP $77.03 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। ब्रिक्स कंट्रीज़ आज दुनिया की 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वर्ल्ड की 1/3 GDP संभालते हैं, दुनिया के 80% से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करते हैं और ग्लोबल ऑयल एंड गैस के 20% से अधिक हिस्से पर इनका अधिकार है। एंड अब तो इस मजबूत फ्रेमवर्क में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन आखिर ब्रिक्स ऐसा क्या कर रहा है जिससे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के वर्चस्व को सीधा खतरा महसूस हो रहा है? इसके पीछे सबसे पहला और बड़ा कारण है अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यानी अमेरिकी डॉलर पर सीधा हमला, जिसे हम डी-डॉलराइजेशन कहते हैं। पिछले 20 सालों में ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर का दबदबा 70% से घटकर 60 से 58% तक रह गया है और इसमें लगातार गिरावट जारी है। आज भारत, रूस, चीन और UAE जैसे देश डॉलर को साइड करके अपनी नेशनल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। अब इसी टॉपिक को एक बिजनेस के नज़रिए से समझते हैं। मान लीजिए भारत में रहने वाले प्रांशु जैसे बिजनेसमैन को UAE से क्रूड ऑयल खरीदना होता था, तो उसे पहले अपने रुपए को अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता था और यह पूरा ट्रांजैक्शन वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंट्रोल वाले स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से होकर गुजरता था, जहां वेस्टर्न कंट्रीज़ जब चाहे सैंक्शन लगाकर उसे ट्रेड को ब्लॉक कर सकते थे। लेकिन ब्रिक्स अब ब्रिक्स ब्रिज स्ट्रेटजी लेकर आया है। इस स्ट्रेटजी के थ्रू यदि प्रांशु फिर से UAE से तेल खरीदना चाहता है तो वह अब ब्रिक्स ब्रिज प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा, जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए प्रांशु का रुपया बिना किसी अमेरिकी डॉलर या वेस्टर्न बैंक के इंटरफ्रेंस से सीधे डिजिटल करेंसी में बदल जाएगा। इस प्रकार यह लेन देन कभी भी डॉलर को प्रभावित नहीं करता। इसलिए पश्चिमी प्रतिबंध या पाबंदियां अब प्रांशु या संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार करने वाले भारत के किसी भी व्यापारी पर लागू नहीं होगी, क्योंकि यह व्यापार मार्ग पूरी तरह से पश्चिमी नियंत्रित वित्तीय प्रणालियों को दरकिनार कर देता है। इतना ही नहीं, जल्द ही व्हीट और कॉर्न जैसी कमोडिटीज़ का ट्रेड भी ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज पर होगा, जिसकी प्राइसेस डॉलर में नहीं बल्कि ब्रिक्स करेंसीज में तय होंगी। और इस बदलाव से अमेरिका चिंतित है। क्योंकि अगर कुछ देश ऐसा करने की हिम्मत करते हैं तो सभी देश उनका अनुसरण कर सकते हैं। दूसरा, ब्रिक्स चुपचाप एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कर रहा है ताकि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूट के जरिए होने वाले अमेरिकी पावर के मिसयूज को रोका जा सके। 1990 के दशक में उत्तरार्ध में बोलीविया भारी आर्थिक दबाव में था। तब वर्ल्ड बैंक ने उसे लोन देने के बदले सरकारी सब्सिडी में कटौती और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट खोलने के साथ साथ एक बेहद भयानक शर्त मनवाई थी, पानी का निजीकरण। इसके बाद 1999 में बोलीविया के कोचाम्बा शहर में पानी का कॉन्ट्रैक्ट एक अमेरिकी कंपनी बेक्टेल को दे दिया गया, जिसने बारिश का पानी इकट्ठा करना भी इलीगल घोषित कर दिया था और पानी के रेट्स रातों रात 3 गुना बढ़ा दिए, जिसके बाद कुछ गरीब परिवारों को साफ पानी लेने के लिए अपनी कमाई की आधी इनकम तक देनी पड़ी थी। तो अब आपको यह एहसास हो गया होगा कि यह सिर्फ एक कर्ज नहीं था, यह जीवन यापन का मौद्रिकरण था। अब सवाल तो यह है कि आखिर वर्ल्ड बैंक ने ऐसा क्यों किया? तो इसका जवाब है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड बैंक को प्रभावित कर सकता था। और इसी तानाशाही को ख़त्म करने के लिए ब्रिक्स ने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक को खड़ा किया, जो बिना किसी ऐसी कड़क शर्तों के इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अब तक $30 अरब से अधिक लोन लोकल करेंसीज में अप्रूव कर चुका है। NDB अमेरिकी डॉलर के बजाय रुपए या युआन जैसी स्थानीय मुद्राओं में ऋण देने में अग्रणी है। चूँकि UAE और सऊदी अरब भी ब्रिक्स प्लस के सदस्य बन गए हैं, इसलिए ब्रिक्स व्यवहारिक रूप से जनसंख्या शक्ति को नियंत्रित करता है और मुद्रा शक्ति भी बढ़ रही है। साथ ही तेल शक्तियाँ ब्रिक्स के साथ हाथ मिला रही हैं और चाइना, रसिया एंड इंडिया जैसी आर्थिक और परमाणु शक्ति को देखते हुए ब्रिक्स गठबंधन दुनिया के सबसे शक्तिशाली गठबंधनों में से एक प्रतीत होता है। लेकिन क्या ब्रिक्स वाकई अमेरिकी प्रभुत्व को पूरी तरह खत्म कर सकता है? तो इसका जवाब है अभी ऐसा होना मुमकिन नहीं दिखता।
जिसके 4 बेहद सॉलिड रीजंस हैं। पहला कारण है ग्लोबल ट्रस्ट। अमेरिकी डॉलर सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि भरोसे की करेंसी है। किसी भी वॉर, पैंडेमिक या मंदी के वक्त इन्वेस्टर्स अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को ही सबसे सेफ मानते हैं। खुद चीन के पास करीब 800 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी बॉन्ड्स हैं, क्योंकि चीन की क्रेडिबिलिटी पर कोई आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। दूसरा कारण है ब्रिक्स के अंदरूनी मतभेद। भारत और चीन के बीच गंभीर बॉर्डर और ट्रेड डिस्प्यूट है। ब्राज़ील और दक्षिणी अफ्रीका अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंज से जूझ रहे हैं, और सऊदी अरब तथा यूएई जैसे नए मेंबर्स को अपनी सिक्योरिटी के लिए आज भी अमेरिका की ज़रूरत है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है मिलिट्री पावर। अमेरिका का रक्षा बजट जहां 831.5 बिलियन डॉलर था, वहीं पूरे ब्रिक्स देशों का कंबाइंड मिलिट्री बजट मिलाकर भी सिर्फ 653.8 बिलियन यूएस डॉलर है, जो अमेरिका के खर्च के बराबर भी नहीं। और चौथा कारण है स्केल का फ़र्क। जहां ब्रिक्स एनडी बैंक साल में मुश्किल से 4 से 7 बिलियन डॉलर का लोन देता है, वहीं वर्ल्ड बैंक सालाना 50 से 60 बिलियन यूएस डॉलर के लोन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कहानी का सार बिल्कुल साफ है। ब्रिक्स दुनिया का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ और पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक जरूर है, जो अमेरिका पॉलिसीज़ को कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल या नियर फ्यूचर में वह पूरी तरह अमेरिका की जगह लेने की स्थिति में नहीं है, और यह जियोपॉलिटिकल पावर प्ले अभी और लंबा चलेगा। और जो इस बदलते बैलेंस को समझकर अपनी रणनीति बनाएगा, वही आने वाले कल की ग्लोबल इकोनॉमिक पर राज करेगा।